आज गाफिल साहब बन गए, शान सीमांचल बन गए जी। घर घर जाते थे, छोटे छोटे बच्चे को प्रेरित करते थे, कुछ लिखो तो अच्छा। हम उसको देखते हैं जी जी। बच्चे को प्रमोट करते थे वो। और धीरे धीरे एक शमा होटल था यहाँ पे मस्जिद के पास में, एक गाफिल कॉर्नर लिखा होता था, तो हम लोग जो उनके चाहने वाले लोग थे, दोस्त लोग, वहाँ बैठते थे हम लोग जी। और कोई नई चीज़ लिखते थे तो वहाँ के साथ देते थे। लेकिन शायरी का शौक उनको बचपन से था, आगे फोटो स्टेट करा करके बांटते भी थे वो। भैया शायरी को लेकर भी काफ़ी पॉपुलर हुए। कभी कभी हम लोग मजाक में गाफिल भाई को बोलते भी थे कि आपको इतना सारा जो अवार्ड मिल रहा है, कुछ अवार्ड हम लोग को भी दीजिए भाई, आपका तो ट्रंक भर गया, जगह नहीं होगा। इतना सोच देखा, गवर्नर का पूरा, मुख्यमंत्री जी का पूरा कुछ कंडक्ट करते थे वो था। वो शुरू से ही साइकिल, टूटी हुई साइकिल, किसी कभी घंटी नहीं है तो कभी ब्रेक नहीं है, हालांकि ब्रेक मार रहा है यहाँ तो गाफिल साहब पहुँच गए वहाँ, बच्चे का दवा लेके जा रहे थे साइकिल से, दवाई गिर गई, गाफिल साहब घर पहुँच गए। जो ज़मीन से स्ट्रगल करके आसमान की बुलंदी को हासिल किया, तो मैंने गाफिल साहब का शेर चुरा करके उसमें लेके भेज दिया मैंने। वो उसमें फर्स्ट प्राइज मिला उसको, तो 20 रुपये हमको अवार्ड आया था। शान सीमांचल को लेकर तमाम लोगों से जानने की कोशिश कर रही हूँ कि एक मसीहा जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके दोस्त अहबाब जो भी मेरे साथ हैं, जो मिलने जुलने वाले, उन तमाम लोगों से मैं कोशिश कर रही हूँ कि ताकि उनके बारे में, उनकी जिंदगी, निजी जिंदगी के बारे में जान सकूं। इसलिए अररिया के हर कोने तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ, उनके लिंक जहां तक थे उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज सर्चिंग के दौरान मुझे यहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट यानी अररिया के 20 साल से आप सब पत्रकारिता में हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में मौजूद है और 20 साल से आपने अररिया में बहुत सारी चीजें देखी होंगी, कई शायर देखे होंगे, कई साहित्य को देखा होगा, क्योंकि ये रेणु की धरती है और अब मैं कहूँ कि गाफिल की भी धरती है। और मैं सवाल इसी पर करूंगी और निजी जिंदगी के बारे में मैं कोशिश करूंगी आपसे जानने के लिए। मेरे साथ कमर साहब मौजूद हैं और सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं सर, न्यूज़ विन पर आपका बहुत स्वागत सर। जी, तो मैं बात करूंगी शान सीमांचल का नाम सुनते ही सबसे पहले मरहूम हारून रशीद गाफिल साहब का नाम सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि शान सीमांचल गाफिल साहब ही रहे हैं और उनसे रिलेटेड उनकी जिंदगी, उनके रहन सहन, उनके मुस्तकबिल को लेकर जो सवाल मैं पूछूंगी उसके बारे में बहुत जरूरी कि बहुत सारे सवाल हो आपसे और आप उनका जवाब जरूर देंगे, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आपसे। सबसे पहले सर, मैं पहला सवाल मेरा ये होगा कि आप गाफिल साहब के साथ कैसे अपना वक्त बिताते थे? सबसे पहले नेहा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दिल्ली से यहाँ पे आके काम कर रही हैं। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि आप अररिया के ही रहने वाली है तो और ज़्यादा खुशी हुआ हम लोगों को कि नेहा जी अररिया के रहने वाली है। ऐसी प्रतिभा जो राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रही हैं, नाम कमा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सीमांचल का दर्द महसूस हुआ आपको, तब आके 20 दिनों से लगातार आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके लिए पहले सबसे पहले आपको शुक्रिया करते हैं। जहाँ तक रहा गाफिल साहब की बात, उनके बारे में क्या हम बता दें, इतनी सारी यादें हैं, उनको बोल पाना भी लगता है कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है। बचपन से हम लोग दोस्त रहे और गाफिल साहब चूँकि गैयारी के रहने वाले थे, लेकिन उनका पूरा ज़िंदगी आज़ाद नगर में, जहाँ पे मेरा घर है, वहीं पे बीता और काफ़ी यादें उनकी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गाफिल साहब के बारे में 2-3 बातें जो ख़ास तौर से जानने की ज़रूरत है। वो बहुत ही निश्चित परिवार से आए थे और बड़ी स्ट्रगल लाइफ में किया उन्होंने। हम लोग बहुत नज़दीक से उनको देखे, ट्यूशन पढ़ा करके अपनी पढ़ाई करते थे, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी करता था। 4-5 भाई थे, बहन थी उनकी, वो स्ट्रगल करते थे। हम लोग जितना भी सहयोग हो सकता था, क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं था जो 2 से 3 घंटा हम लोग के साथ, गाफिल साहब, डेजी भाई थे, हम थे, गाफिल भाई थे, ये तीनों की जोड़ी बड़ी मशहूर थी दोस्ती में। लंगोटिया यार कह सकते हैं। लंगोटिया यार की तरह से हम लोग रहते थे। कहीं भी है गाफिल साहब, कमर भाई कहाँ आपके डेरा पे आ रहा है, तो हम लोग इसी तरह का रूम मेरा होता था, उसमें बैठ कर हम लोग गज़ल लगा दिए, गज़ल सुन रहे हैं, तो हंसी मजाक हो रही है, फिर चाय पी रहे हैं हम लोग। ये तमाम बातें गाफिल साहब के साथ हुई थी। लेकिन गाफिल साहब जो आज गाफिल साहब बन गए, शान सीमांचल बन गए जी, फिर उनका बहुत सारा स्ट्रगल है उनका। मैं स्ट्रगल की शुरुआत इस तरह से करूं कि वो घर घर जाते थे, छोटे छोटे बच्चे को प्रेरित करते थे, कुछ लिखो तो हम उसको देखते हैं। जी जी, वो लिखवाते थे बच्चे से छोटी छोटी कहानी, नज़म, उसका हम नात, ये सब लिखवा कर उसको देखते थे और बच्चे को प्रमोट करते थे वो। और धीरे धीरे क्या हुआ कि बच्चों में काफ़ी लोकप्रिय हो गए वो गाफिल साहब। इस तरह का न्यू जनरेशन को वो कुछ सिखा रहे हैं। और छोटी छोटी बातें, क्योंकि उस टाइम में इतना मीडिया डेवलप नहीं था, वो क्या करते थे, कुछ लिखते थे तो किसी होटल में जाके कोना में साट देते थे। जी, डेजी साहब ने ये जानकारी दी मुझे। एक शमा होटल था यहाँ पे मस्जिद के पास में, वहाँ पे एक कॉर्नर बना हुआ था, गाफिल कॉर्नर। अपने अभी भी है वो? नहीं, अब तो होटल खत्म हो गया। अच्छा। तो वहाँ पर टेबल कुर्सी लगा हुआ था, चाय पीते, लेकिन वहाँ पर एक गाफिल कॉर्नर लिखा होता था, तो हम लोग जो उनके चाहने वाले लोग थे, दोस्त लोग, वहाँ बैठते थे हम लोग जी। और कोई नई चीज़ लिखते थे तो वहाँ के साथ देते थे कि पढ़िए आप लोग, या जो कमेंट है या जो सुधार है वो बताइए हम लोग। तो देखते थे हम लोग, घर घर जा करके, होटल में बैठ करके, किसी दुकान में साथ देना,
ये सेल्फ मेड था बाद में, सेल्फ मेड था, किसी का कोई ये नहीं था। वो बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़े और पढ़ाई भी अच्छी की उन्होंने, काफ़ी पॉपुलर भी हुए एरिया में। और ख़ास तौर से जब उन्होंने मैट्रिक किया, हाई स्कूल से मैट्रिक किया, जब जनरल लोग आज़ाद अकेडमी से हम लोग करते थे, लेकिन मिक्स से हट करके हाई स्कूल से किया उन्होंने जी। क्योंकि वहाँ मिक्स कल्चर था, मिक्स कल्चर में रह के पढ़ाई उनकी हुई। तो उनके हिंदू दोस्त भी बहुत सारे हैं हरियाणा, मुस्लिम तो ही है, हिंदू दोस्त भी काफ़ी उनके हैं, क्योंकि हाई स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ ज़्यादा वैसे बच्चे होते थे। तो उन्होंने ये सब काम किया, लेकिन शायरी का शौक उनको बचपन से था। बचपन से था। अपने आप को कैसे उन्होंने तराशा था? हाँ। जैसे आपने कहा कि अपने आप को प्रमोट करने के लिए हाँ। वो गाफिल कॉर्नर में जाकर के शायरी चिपकाते थे कि लोग देखे। हाँ। जी। यार नहीं बताता था, लिफलेट लगा के फोटो स्टेट करा करके बांटते थे कि कोई जाने कोई गाफिल साहब ये लिख रहे हैं। इस तरह कर करके लोगों को बताया अपने बारे में जी। और लिखने में तो दम था ही। और सबसे अच्छी खास बात क्या रही कि जो उर्दू के अलावा उन्होंने जो यहाँ के ज़माने को लिया, उस पर अलग से जो काम किया उन्होंने, जिस पर किसी ने काम यहाँ पे नहीं किया था जी। अब लगता भी नहीं था कि भुलैया में शायरी हो सकती है, उसको करके उन्होंने दिखाया। बहुत सारी यादें हैं, कई इंटरव्यू आपने सुने भी जिसमें लोगों ने आपको बताया भी जी। भुलैया शायरी को लेकर भी काफ़ी पॉपुलर हुए। कभी कभी हम लोग मजाक में गाफिल भाई को बोलते भी थे कि आपको इतना सारा जो अवार्ड मिल रहा है, कुछ अवार्ड हम लोग को भी दीजिए भाई, आपका तो ट्रंक भर गया, जगह नहीं होगा, इतना शॉल मिला, इतना अवार्ड मिला है, पूरा रूम भरा हुआ है अवार्ड से जी जी जी। सिर्फ अररिया में नहीं, पूर्णिया, किशनगंज, पूरे सीमांचल में। अब तो बाद में ऐसा हो गया था पूरे बिहार के हर जिला में उनका कॉल होने लगा था, बड़ा हाट होता था, क्योंकि बहुत अच्छे मंच के अनाउंसर भी थे वो जी। और हमने अपनी आंखों से देखा गवर्नर का प्रोग्राम, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम कुछ कंडक्ट करते थे, आरजे थे, रेडियो जॉकी। हाँ, वो काफ़ी उसमें भी पॉपुलरिटी हासिल की उन्होंने। और बिल्कुल सिंपल जिंदगी जीते थे, कोई हाई फाई की जिंदगी में नहीं था। वो शुरू से ही साइकिल, टूटी हुई साइकिल, किसी कभी घंटी नहीं है तो कभी ब्रेक नहीं है, हालांकि ब्रेक मार रहा है यहाँ तो काफी साहब पहुँच गए वहाँ, ब्रेक लगते लगते वो सब दिन उन्होंने गुजारा है। इसी बीच उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद उनकी समस्या और बढ़ जाती है, चूँकि आय के कोई परमानेंट स्रोत नहीं थे उनके जी। तो बाल बच्चे भी हो गए। वो क्या करते थे, ट्यूशन पढ़ते थे या कहीं से कुछ अवार्ड वगैरह मिला, उससे कुछ लेकर के बच्चे बीमार हो गए थे। एक मतलब पानी बता रहे थे कि बच्चे का दवा लेके जा रहे थे साइकिल से, पॉलीथीन में दवा था, वो पॉलीथीन फट गया नीचे से और दवाई गिर गई, काफी सब घर पहुंच गए। वहाँ मैडम की बोली कि दवाई लाए, अब देखते हैं पॉलीथीन में तो नीचे फटा हुआ है, गिर गया रास्ते में। बोले दवाई तो लिए थे लेकिन वहाँ तो लगता है कि रास्ते में गिर गया ये। अब डर से फिर साइकिल लेकर गया है, फिर दवा लेके जाते हैं। बोलते इतना ही किया, बाद में कुछ पैसा होता है कि स्कूटर भी, सेकेंड हैंड स्कूटर, उससे घूमते थे। कभी तेल का पैसा नहीं होता था, कभी कुछ नहीं होता था, गाड़ी कहीं लगा दी, फिर चले गए, पैदल चले गए। माने इस तरह का ज़िंदगी, सिंपल ज़िंदगी जी करके भी हमको लगता है कि अररिया में इस तरह की पर्सनालिटी, पहली पर्सनालिटी थी वो, जो ज़मीन से स्ट्रगल करके आसमान की बुलंदी को हासिल किया। उसका नाम हारून रशीद गाफिल है। एक मतलब हमने उनकी एक शायरी को चोरी किया जी। खातून मशरिक, एक उर्दू में मैगजीन आता है खातून मशरिक जी, उसमें निकला था कि जो बेहतर शेर होगा उसको 20 रुपया इनाम मिलेगा। तो मैंने गाफिल साहब का शेर चोरा करके उसमें लेके भेज दिया मैंने। वो शेर ये था कि कुछ दूर साथ चलकर राहें अलग हुई हैं, कुछ दूर साथ चलकर राहें अलग हो गई है, तुम हो गए किसी के, मैं हो गया किसी का। वाह, बहुत खूब। वो उसमें फर्स्ट प्राइज मिला उसको, तो 20 रुपये आपको अवार्ड आया था। अच्छा। गाफिल साहब को जब देखा, गाफिल साहब मेरा शेर था, हाँ। आप लिख दिए। बोला मैंने आपके शेर को चोरी किया था, हाँ। देखिए कितना पॉपुलर हुआ। ऐसी सी यादें उनके साथ हमारे है। फिर हम बहुत मजाक भी करते थे आपस में एक दूसरे से, इस तरह से लाइफ चला। लेकिन इसी बीच में उन्होंने क्या किया, अपने जो इनका तालीमी ये था मामला जी, उसको बढ़ाते रहे। वो इंटर किए, बीए किए, फिर लाइब्रेरी साइंस किए, मिलिया कॉलेज में लाइब्रेरी साइंस में गए, फिर इसी बीच में एमए कर दिया, फिर प्रोफेसर वहीं बन गए जी। फिर एलएलबी किया, वकालत यही शुरू कर दिए। फिर मंच का अनाउंसमेंट में तो कोई बात ही नहीं, उनका जोड़ा आज भी अररिया में नहीं है। उनके मरने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ अनाउंस करने का कोई नहीं है ही नहीं है, सरकारी कार्यक्रम कर ही नहीं सकता है। वो 15 अगस्त 26 जनवरी को जो स्टेडियम, उनकी जबान से बिल्कुल ऐसा मुझे महसूस होता है कि वो बिहार के रहने वाले नहीं हैं। हाँ, उनकी जबान बहुत ही अच्छी है। तालीम उनकी स्थानीय हुई है, अररिया लेवल पे, बाहर पे नहीं पढ़े वो, लेकिन क्योंकि माहौल उनका था कि पढ़े लिखे लोग में बैठते थे जी जी, वो सीखने का बहुत ज़्यादा उनके था। उसी का नतीजा था कि सीखते सीखते वो, उनकी ज़ुबान अच्छी हो गई, तलफ़ुज़ अच्छा रहा जी, बहुत साफ सुथरा बोलते भी थे। उनकी ज़िंदगी की है। कमर साहब, शुरुआती दौर आपने बताया कि किस तरीके से स्ट्रगल करते हुए साथ आए। तब यह मुझे नजर आती कि क्या कोहिनूर को खोने से पहले किसी ने देखा नहीं था? क्या लोगों ने उनको समझा नहीं कि वो क्या चीज है? ये कमी क्यों हुई? देखा तो था उनको,
कोशिश भी हो रही थी, किसी को पता नहीं था कि इतना जल्दी गाफिल साहब उनके बीच से चले जाएंगे। जी जी। बहुत सारी प्लानिंग उनके बारे में हो रही थी, उनको प्रमोट किया जाएगा, बहुत चीज़ किया जाएगा, लेकिन बेवक्त जो मौत उनकी हुई ना, लोग अचंभित हो गए कि गाफिल साहब हमारे बीच से चले गए। अभी बहुत कुछ करना था उनको, बहुत चीज़ उनसे लेना था। और उनके परिवार की तरफ से मुझे एक जानकारी मिली है, मुझे बहुत दुख हुआ और तकलीफ भी हुई है मुझे, वो ये है कि जब इलाज के लिए उनको लाया जाता हॉस्पिटल, सदर अस्पताल अररिया के अंदर, तो सही से उनको सही टाइम पर इलाज नहीं दिया जाता है, ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? ये तो यहाँ पर देखिए हेल्थ का प्रॉब्लम यहाँ पे है, कोई अच्छे डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। कोई बात होता है, हॉस्पिटल क्या हो, रेफर सेंटर बन गया, वो इलाज का सेंटर नहीं है। कोई भी पेशेंट अगर मामूली पेशेंट है उसको रेफर कर दिया जाता है, पूर्णिया रेफर कर दिया। जब रेफर कर ही दिया जाता है तो करोड़ों का बिल्डिंग बना करके स्वास्थ्य विभाग वाले लोग, किसी का कोई एक्सपर्ट नहीं है। आपको जानकर ताज्जुब होगा नेहा जी, यहाँ पे लेडीज डॉक्टर नहीं है जी। ये चीजें मुझे पता चल गई। 36 लाख की आबादी इस जिला की है, जिसमें 18 लाख महिला है। उस महिला के इलाज के लिए पुरुष यहाँ पे एक लेडीज डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, जिसकी पोस्टिंग इन्होंने नहीं की। हम तो स्पष्ट बोलना चाहते हैं कि यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं, जो पॉलिटिशियन लोग हैं, वो अररिया के साथ बहुत दगाबाजी किया है, बहुत ठगने का काम किया है। वरना आज भी अररिया बहुत डेवलप कर जाता। स्वास्थ्य के मामले में आइए, शिक्षा के मामले में आइए, कहीं कोई काम नहीं हुआ। गाफिल साहब तो समस्या को लेकर भी शायरी करते थे अपना। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहीं सुना होगा आपने कि अले के रंकोबान वही गले से फटुआ धान। जी, ये सब तो स्थानीय मुद्दे लैंग्वेज है। और मैंने ये चीजें नोटिस की है गाफिल साहब में, जो चीजें थी वो ये है कि बेरोजगारी का मुद्दा, सीमांचल की परेशानियां, बेटियों को शिक्षित कैसे करना है, ये तमाम चीजें जो बेसिक नीड एक जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि आप सवाल पूछें, और दूसरी जिम्मेदारी वहाँ की हुकूमत की होती है कि उसे पूरा करें, लेकिन यहाँ की हुकूमत उसमें नाकामयाब रही है। क्योंकि हम लोग दोनों गाफिल साहब भी जर्नलिस्ट थे जी, कॉमी तंजीम में लिखते थे, लेकिन गाफिल साहब के साथ कई जगह काम करने का मौका हमको एक साथ मिला। हम लोग एक साथ काम किए कई जगह, जैसे पोलियो अभियान चल रहा था, उसमें सुपरवाइजर के रूप में हम भी थे, परवेज भाई भी थे, गाफिल भाई भी थे। क्योंकि जागरूकता अभियान था, घर पे पोलियो पिलाना था लोगों को दवाई को, उसमें हम लोग बक्सा लेकर के गाफिल भाई, परवेज भाई, हम लोग स्कूटर से घर घर करके दवा पिलाते थे। वो काम हम लोगों ने किया एक साथ मिल करके। साक्षरता अभियान जब शुरू हुआ अररिया जिला में, तो इसमें क्या था कि 1997 में यहाँ पे साक्षरता अभियान आया। वजह ये थी कि यहाँ पर इलिटरेसी बहुत था। जब 97 में यहाँ पर साक्षरता अभियान शुरू किया गया तो मात्र 10% मुस्लिम महिलाएं पढ़ी लिखी थी यहाँ पे, सिर्फ 10%। 97 का आंकड़ा है जी जी। और 20% मुस्लिम थी इन होल। तो लगा कि यहाँ पे लड़कियाँ जो जाहिल नहीं इस तरह से, 90% जिस समाज की लड़कियाँ जाहिल होंगी, उनके यहाँ नए जनरेशन की से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। जिसकी माँ जाहिल होगा, उसके बच्चे क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो साक्षरता अभियान जब शुरू हुआ तो उस टाइम में भी हम लोग गाफिल भाई हम लोग काम कर रहे थे। गाफिल भाई गीत भी लिखते थे। उन्होंने साक्षरता पे एक गीत लिखा था, सुने सुने के बहन हमर कहने छे बेखबर, मन कहने पर भारी छो आखिर की लाचारी जी। ये काफी पॉपुलर हुआ था। साक्षरता का ये गीत अप्रूव्ड हो गया था सरकार की तरफ से, लेकिन उसमें भी राजनीति हुआ। गाफिल साहब पूरे बिहार लेवल पर हाईलाइट नहीं हो जाए, इसे उसको छप नहीं दिया जाए। ऐसे ऐसे लोग थे यहाँ पे जो क्या प्रमोट करते कि टांग खींचने का ही काम यहाँ पे जी किया उन्होंने। लेकिन फिर भी जहाँ तक हम लोगों से हो सका, हम लोगों ने सामाजिक जागरूकता के लिए गाफिल भाई हम लोग बहुत काम किए। और जो गाफिल साहब ने इज्जत कमाया, उनको हमको याद है कि जब शान अररिया खिताब मिला था, यहाँ पर डीडीसी हुआ करते थे, उन्होंने मौलवी टोला में मुशायरे का प्रोग्राम हुआ था, वहीं पर शान अररिया का खिताब दिया गया था, टोपी पहनाया गया था, शॉल दिया गया था। काफ़ी मजाक बना उसमें भी गाफिल साहब का कि मैनेज करके अवार्ड लेते हैं, ये करते हैं। मैंने अपने लोग ही पिछले में लगे रहे, खास करके जो गैयारी आते हैं, वो गैयारी के बारे में हम लोग की खासा डेवलप बस्ती है, वो शहर के बगल में है जी। एक्चुअली उसको नगर परिषद में होना चाहिए था, लेकिन गांव में है। वो 0 माइल जो देख रही है वो गांव में है, लेकिन बिल्कुल शहर का हिस्सा है। अररिया का एकमात्र बस स्टैंड 0 माइल में ही है जी, वो गांव में है। ये तमाम समस्या को गाफिल साहब लिखते रहते थे, लेकिन उनको जो ऑपरेशन गाँव वाले लोगों से भी मिलना चाहिए था, वो वहाँ भी नहीं मिला। गाँव में भी उनको बहुत ज़्यादा लोग तरजीह नहीं देते थे। मान हीरा की पहचान नहीं कर सके वो लोग। अब याद करते हैं लोग, गाफिल साहब इतनी बड़ी हस्ती चले गए हमारे बीच से, कहाँ कहाँ प्रोग्राम हो रहा है, कौन याद कर रहे हैं लोग। अब पछताने से क्या होगा, था हमारे बीच नहीं है, अब नहीं है। अब जरूरी इस बात का है कि गाफिल साहब के नाम पर कुछ मेमोरियल टाइप का कुछ किया जाए, लाइब्रेरी खोल दिया जाए, स्टूडियो का कोचिंग चलाया जाए जी, जी, कुछ अवार्ड उनके नाम से किया जाए। नई कब जैसे साहित्य के क्षेत्र में ही जो उभरते हुए हमारे कहानीकार हैं, उन लोगों को सम्मानित किया जाए गाफिल साहब के नाम से। तो ये सब चीज़ उनको करके याद किया जा सकता है। बिल्कुल। और उनके बच्चे भी हैं 2-3 माशाल्लाह, वो भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं। इस दिशा में हम भी चाहेंगे उनके बाल बच्चे को भी आगे बढ़ के करना चाहिए। हम लोग तो मदद करने के लिए तैयार ही है, साथी रहते ही।
तो सभी ने यही सवाल उठाया और मैं भी यही सवाल उठाऊंगी कि कम से कम गाफिल साहब के नाम से एक अवार्ड होना चाहिए, कब तक सरकार एक रोड जरूर हो उनके नाम हो, जो पूरी जिंदगी जब तक उनकी मतलब हयात रही तब तक वो मेहनत करते रहे, लोगों के लिए काम करते रहे, बेटियों के लिए सोचा, बेरोजगारों के लिए सोचा, नौजवानों के लिए सोचा, बुजुर्गों के लिए सोचा, सबके लिए उन्होंने सोचा। उनके लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, सामाजिक जितनी तरह की बुराइयां हैं जी, सभी बुराइयों के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ा, लोगों को जागरूक किया, चाहे वो बच्चे की तालीम का मामला हो, अभी नशा मुक्ति अभियान का मामला है, ये तमाम मामला है, शिक्षा का मामला है, भी है। और इत्तेफाक से आप भी अरिया की है जी, ये अरिया की प्रोडक्ट है। आप अरिया से अच्छा लगता है कि हमारे लोग पटना दिल्ली में काम कर रहे हैं जी। एक्चुअली हुआ क्या कि आज से 15-20 दिन पहले आपका 2-3 इंटरव्यू को देखने का मौका मिला। तो देखिए, अलग अलग डिफरेंट टाइप के विषय पर आप काम कर रही है। तो हमको लगा ये कौन है नेहा जी, से मिला जाए। कई लोगों से नंबर लेने की कोशिश की, नंबर मिला भी नहीं। फिर 2-3 दिन पहले नंबर मिला तो आपसे बात हुई। दरअसल क्या खुशी बहुत हुई कि कम से कम सीमांचल की समस्याओं को लेकर के कोई चिंतित तो है, राष्ट्रीय फलक पर यहाँ का समस्या तो जाएगा। हम लोग तो स्थानीय पत्रकार हैं, स्थानीय लिखते हैं, स्थानीय पढ़ते हैं लोग। 20 साल से दैनिक जागरण में रहे, प्रभात खबर में लिख रहे हैं, वो लिखे ठीक है, लेकिन जहाँ हम लिखे वहीं पढ़ के लोग रह गया जी। और आपके चैनल के माध्यम से न्यूज़ चैनल चला रही है आप, उसके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर का समस्या बनेगा ये, बिल्कुल। और हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि आपको भी लगता है दिल्ली में कहीं गाफिल साहब के लिए कुछ ऐसा हो सकता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर गाफिल साहब के लिए बिल्कुल मैं पूरी कोशिश में हूँ। और आपने जहाँ तक बात किया कि गाफिल साहब के नाम पर एक मेमोरियल अवार्ड भी होना चाहिए जी। तो हम तो जिला प्रशासन से खासतौर से मांग करते हैं कि जिला प्रशासन के भी अनाउंसर थे वो, और अप्रूव्ड अनाउंसर थे, भाई आपसे उनको चिट्ठी आती थी, उनका ऑनरेडी मिलता था उनको। जिला प्रशासन को भी चाहिए था गाफिल के नाम पर 15 अगस्त 26 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी या विभिन्न क्षेत्रों के लोग जो है मेडिकल में, शिक्षा में, उनको पुरस्कृत किया जाता है। एक प्राइज कम से कम साहित्य के क्षेत्र में गाफिल साहब के नाम से किया जाए जी। जैसे आपने कहा कि रेणु की धरती है, बिल्कुल रेणु की धरती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, दो राय नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ कहें कि गाफिल की धरती है तो इसमें कहीं गलत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गाफिल साहब ने नए जनरेशन को बहुत कुछ दिया और उनके याद को हम लोग भुला नहीं सकते। और 1992 में वो स्लोगन भी दिए थे, लेकिन कोई बर्बान बड़ी करे से पटुआ धान, जी जी। वो काफी खुलिया लैंग्वेज में जो एकदम दुखता हुआ रस था ना, जो यहाँ की जो एक शायर के जरिए और एक शायर होने के नाते और गजल लिखने के नाते उन्होंने चीज दर्द को समझा, शब्दों में लफ्जों में बयां किए। वो उसको ज्यादा लोग समझते थे, के माध्यम से बीच में जब आता था कोई समस्या तो ज्यादा लोग समझते थे। बिल्कुल, जैसे उनका एकदम आम जुबान में एक शेर है कि गैयारी से आया हूँ, तैयारी से आया हूँ, रास्ते में खतरे बहुत थे, होशियारी से आया हूँ। बिल्कुल, वो काफी पॉपुलर हो गया था। सुने सुने के बहन अमर क्षेत्र कह गए बेखबर, वो साक्षरता पे उनका एक गीत था, वो काफी हुआ। पढ़ेगी रजिया पढ़ेगा हरिया, साक्षर होगा जिला। कभी कभी लिखते थे कि पढ़ेगी रजिया पढ़ेगा हरिया, साक्षर होगा अपना अररिया। देखिए, अपनापन था, बिल्कुल, जिला रही अपना अररिया, बिल्कुल। ये दर्द उनके दिलों में था। बहुत अफसोस की बात है कि जितना दिन को रहना चाहिए था हमारे बीच नहीं रहे। कौन सी है, जैसा कि कॉर्नर मैंने सुना, ये बहुत यूनिक चीज आपने बताई, और जो दवाई वाली बात बताई, कैसे साइकिल से जाते थे, टूटी हुई साइकिल होती थी, घंटी नहीं, कभी पैडल नहीं, कभी कुछ और नहीं, लेकिन और क्या चीजें आपने नोटिस की? एक बड़ी खास बात यह है गाफिल साहब के बारे में जी कि गाफिल के अभी 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। पहला बेटा उनका वो चांद है जी, हमारे सामने है। एक उसके बाद फिर एक भाई हुआ, उसके बाद अचानक क्या हुआ, बच्चा हुआ, ट्विंस हुआ जी। तो हम लोग गाना सुने थे 1 2 का 4, तो हम लोग गाफिल साहब मजाक करते थे कि गाफिल भाई क्या 1 2 का 4 हो गया, चौके 1 2 का 4 कैसे हो गए? भले पहले एक बेटा हुआ, फिर बेटा हुआ, फिर डबल हो गया, तो 3 कहाँ हुआ? 1 2 का 4 हो गया सीधे। तो ये काफी पॉपुलर हुआ, हम मजाक करते थे। उसके बाद इत्तेफाक से क्या हुआ, मार्केट में लोग चाय पी रहे थे, फिर खबर आई कि गाफिल साहब फिर ट्विन हुआ, फिर ट्विन हुआ, डबल ट्विन। तो 1 2 का 4 4 2 का 6, ये हम लोग को चिढ़ाते थे। अच्छा, गाफिल साहब यकीन नहीं हुआ कि मजाक कर रहा है लोग, अरे पहले ट्विन हुआ ये, फिर ट्विन कैसे हो जाएगा? तो डॉक्टर हुस्न आरा एक लेडी डॉक्टर है, उन्हीं क्लिनिक हुआ था। तो हम गाफिल भाई वहाँ से साइकिल से ही गए डॉक्टर साहब के। वहाँ तो 2 बच्चा ला करके, एक गाफिल साहब गोद में, एक मेरे गोद में। जिस बच्ची की अभी शादी हुई उस बच्ची को मेरे गोद में ला कर दिया, एक गाफिल साहब बोले यही ट्विन है। तो वहीं पे हमको याद आ गया 1 2 का 4 4 2 का 6, ये गाफिल साहब के साथ हुआ। मतलब बड़ी परेशानी में जीते थे, बच्चा डबल हो रहा था। ये लगता था कि अल्लाह ताला का ये रहमत है, बेटी आ रही है घर में, डबल आ रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सबकी शादी गया बहुत अच्छे तरीके से। गाफिल साहब नहीं भी है, उनकी मैडम है, काफ़ी समझदार है, अच्छे घर की है, बाल बच्चा सब अच्छे तालीम दिया। वो यादगार पल जो उनका है 6 बच्चे का,
वो बोले कि नहीं चाहते भी, हम चाहते एक बच्चा होगा तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 2 4 होगा, 4 होगा, 6 होगा। ये बहुत मजेदार बात उनके साथ में। दूसरी बात क्या थी, जब हम पोलियो अभियान में काम कर रहे थे, हम लोग सुपरवाइजर हुआ करते थे जी। घर घर जाकर देखना होता था कि किस घर में बच्चा ड्रॉप नहीं पिया। हम लोग गर्मी होता थक जाते थे, कोई चाय दुकान बढ़ जाते थे, हम लोग बैठ के चाय पी रहे गप कर रहे। इसी पे जो डॉक्टर होता था प्रभारी, वो घूमता था चेक करने के लिए, तो हमको काफी सब चाय की दुकान में देख लेता था बैठे हुए। शाम में मीटिंग होती थी वहाँ पर हॉस्पिटल में, समीक्षा बैठक की, दिन भर आप लोग कहाँ गए। तो डॉक्टर साहब बोलते थे, नहीं कमर साहब और गाफिल भाई आप लोग तो क्षेत्र में नहीं थे। अरे भाई हम लोग क्षेत्र में थे ही, थक के आप चाय पी रहे थे। बोले कि नहीं आप लोग काम ईमानदारी से कीजिए। हम लोग बोले ऐसा डॉक्टर साहब काम तो हम लोग करते ही है। अब जान के आपको आश्चर्य लेगा, 150 रुपया मिलता था हम लोग को उस टाइम में। हाँ 5 दिन का होता था, 750 रुपया। अच्छा, उस टाइम में हम लोग काम करते थे। परवेज भाई आज बहुत बड़े आदमी हैं, उनका बेटा सब कुछ से कुछ हो गया, बड़े पदों पर, वो भी करते थे हम लोग के साथ। हम लोग सबकी लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली थी जी। अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक हो गया है। तो डॉक्टर साहब को हम लोग मजाक करते थे, डॉक्टर साहब सामने बैठक करते हैं, उसमें आपको नाश्ता भी करवाना है हम लोगों को, लेकिन आप नाश्ता कराते नहीं है। अच्छा। ये पैसा कहाँ जाता है? बोले छोड़िए कल से बैठक में आप एम मत कीजिएगा। वो नाश्ता के डर से बैठक के कैंसिल करते हैं। तो हम लोग इस तरह होशियारी कर करके ये सब चीज़ें याद आती है, तो हम लोग करते थे। गाफिल साहब एक साथ एक खूबी और क्या थी कि अगर जलसे की में निजामत करते थे वो जी, मुशायरे में निजामत करते थे, वहीं कहीं कहीं जो हिंदू संस्कृति में कोई प्रोग्राम होता था, चित्रगुप्त पूजा होता था, सरस्वती पूजा होता था, उसमें भी अनाउंसमेंट करते थे। अरे वाह, मल्टी प्रतिभा के मालिक थे वो। मन एक साथ जलसा में भी कर रहे हैं, कीर्तन में भी कर रहे हैं, और इसमें सत्संग में भी कर रहे हैं। अररिया में एक जगह है जी, यहाँ पे बस स्टैंड के पास में ही हनुमंत नगर, वहाँ पर बहुत धूमधाम से ही होता, चित्रगुप्त पूजा होता है। उसके अनाउंसमेंट भी काफी सब हुआ करते हैं। अब इसके पॉपुलरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि उर्दू के साथ साथ हिंदी के लिए मन संचालन करना ये बड़ी बात थी। और हम लोग ऐसा रहते थे कि लगता ही नहीं था कि हम लोग एक अलग परिवार के हैं, वो अलग परिवार के हैं। सब फंक्शन में आना जाना। और कभी आप लोगों के बीच, आप दोस्तों के बीच, डेजी साहब हैं, आप हैं, गाफिल साहब थे, कभी लड़ाई होती थी, बहस होती थी? लड़ाई होती थी। एक चीज का कभी कभी इन्फिनिटी हम लोग को ये हो जाता था कि गाफिल साहब भी नटे थे, हम भी नटे थे। हाँ। डेजी बहुत लंबा था। हाँ तो ग्रुपिंग फोटो जब हम खिंचवाते थे तो डेजी को बीच में रखते थे हम लोग। अब एक तरफ गाफिल साहब तो हम रहते थे। वो फोटो जब हम वायरल करते थे तो बहुत मजाक होता था कि देखिए लंबा आदमी के बगल में 2 आदमी खड़ा हुआ है, एक गाफिल साहब एक कमर साहब है। ये सब यादगारें हम लोग की है, साथ तो है काम की, अच्छा लगता है। अब हमारे साथ गाफिल साहब नहीं है और हमारे बीच भी नहीं है, वो हमेशा के लिए इस दुनिया से गुजर गए हैं। लेकिन उनको मैसेज के जरिए सीमांचल वासियों को किस तरह से उनके बारे में एक मसीहा के तौर पर कैसे आप कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? गाफिल साहब का जो सपना था, जो चाहते थे वहाँ पर जी, तो जो अररिया में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 4-5 यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर नेता ने ईमानदारी से काम किया होता तो वो प्रॉब्लम में हमको लगता है कि सॉल्व हो जाता। निरंतर यहाँ पे बाढ़ आता है। बाढ़ पर गाफिल साहब ने सारे में अपने कविता के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का कोशिश की। याद है आपको? हाँ, वो है कि अलय रंग को केबल बांध, बही गले से पटुआ धान, पुलिया लंगेज में था जी। और पूरा दृश्य उन्होंने उसमें खींचा है। या हमारे बेटा चे BA पास, मगर छिड़े चे घोड़ा घास, ये सब टाइप के बेरोजगारी पर भी था उनका। तो उनका एक मैसेज था कि समाज में बदलाव आए, तालीम का जो स्तर है वो बढ़े, यहाँ पे लड़कियाँ पढ़े। वो कहीं ना कहीं अधूरा रहा। और ख़ास तौर से जो मैडम यहाँ पर देखिएगा कि पलायन की समस्या है। आप सीमांचल एक गाड़ी जाती है दिल्ली की, आप जाइएगा देखिए 1 महीना का टिकट आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलती, सिर्फ मजदूर ही जाते हैं उसको डेली भर करके। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा मनरेगा कार्यक्रम चल रहा है रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। तो मनरेगा चल कहाँ रहा है? कागज पे चल रहा है क्या? जमीन पे चलता तो लेबर दिल्ली क्यों जाते हैं? बिल्कुल हो जाए फिर गाफिल साहब के नाम एक शेर वो सुनाते थे बराबर हम लोग को जी, कि हालांकि वो बसीत बद्र का शेर है कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, किश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा, और ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, तुमने मुझे मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। वाह, बहुत खूब। ये गाफिल साहब के जीवन पर ही आधारित है। ये फूल कोई मुझको बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम में गाफिल साहब नजर आते थे, लेकिन जब वो घर जाते थे तो उसी को कहते थे कि तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। इस दौर से भी गाफिल साहब गुजरे हैं, ये शेर बराबर बोलते थे। और गाफिल साहब, डेजी साहब, ये 3 साहब एक साथ होते थे। ऐसी क्या खूबियां थी गाफिल साहब में जो एक दूसरे से इतनी मोहब्बत थी आप लोगों को?
एक्चुअली गाफिल साहब से मुलाकात हमारी मेरे ही मोहल्ला आज़ाद नगर में हुई थी। वो चूँकि मोहल्ला में ट्यूशन पढ़ाते थे और जिस घर में ट्यूशन पढ़ाते थे वो समझिए वहाँ के मेम्बर रहते थे। इतना लोग फ्री होते थे, बच्चा उच्चा उसका घर का गार्जियन सब मानता था। तो उसमें डेजी का फैमिली जो था जी, उसके 4-5 चचा थे, सारे बच्चियों को गाफिल साहब ही पढ़ाते थे। और डेजी भाई हमारे दोस्त थे, तो वहाँ जाना होता था तो गाफिल साहब को देखते थे। तो धीरे धीरे गाफिल साहब से भी दोस्ती हमारी अच्छी हो गई है। जब बातचीत होने लगा तो लगा कि बहुत अच्छे इंसान है, अच्छे से बातचीत करते हैं। धीरे धीरे वो दोस्ती बढ़ते चला गया। फिर ऐसा हो गया कि हम तीनों को एक दूसरे से अच्छा भी नहीं लगता था। फोन कर करके बुला लेते थे, हम लोग बैठते थे, घंटों बात कर रहे हैं। जब गाफिल साहब महफिल में बैठते थे, 3 लोग बैठते थे, जब क्या बातें होती थी? शेरो शायरी? वो तो शेर शायरी होता ही था, हंसी मजाक ज्यादा होता था और एक दूसरे का नकल गाफिल साहब खुद ज्यादा करते थे। किस टाइप से नकल? मलिक कमर साहब कैसे बोलते हैं, अलाउद्दीन साहब कैसे बोलते हैं, मिमिक्री टाइप से? मिमिक्री बहुत ज्यादा करते थे वो। अच्छा, एकदम ओरिजिनल कर देते थे, तो वो अच्छा लगता था। दूसरी बात एक बार हम गाफिल साहब और डेजी भाई बैठे हुए थे, ये बड़ा यादगार चीज़ है। भिखारी भीख मांगने आया डेजी भाई के दरवाजे पर, तो गाफिल भाई उसको बुला लिए, आइए बैठिए। तो हम लोग के बीच में बैठिए भाई, वो भिखारी बेचारा हिचकिचा रहा था, फिर भी उसको जबरदस्ती लगा मतलब बैठा दिए। तो उससे इंटरव्यू ले लेगा गाफिल साहब कि कैसे कैसे मानते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ क्या बोलते हैं। कहीं दे दे अल्लाह के राह पर, जब भी दूर घर में आता तो क्या बोलते हैं, तो बता देते भगवान के नाम पर। ये सब चेंज करते हैं हम लोग। वो फकीर अपना बता रहा था। इस बीच क्या हुआ, उसको गप करते करते चाय वाय पिलाते 1 घंटा बीत गया। उसका फकीर को अचानक याद आया कि हमको पूरे मोहल्ला जाना था, ये तो मेरा 3 घंटा यही बर्बाद कर दिया। पूरा गुस्सा गया हम दोनों पर, सब तीनों पर। अरे आप लोग समय बर्बाद कर दिया, हमको कितना जगह जाना था, हमको याद ही नहीं रहा, तो दीजिए पैसा। 100 घर जाते हो तो कम से कम दीजिए। हमारे देर तक बैठे फिर चाय पीजिए। उसको हम लोग हंसी मजाक में ले रहे थे। वो बहुत सीरियस हो गया भिखारी, बोला नहीं हमको 300 रुपये का नुकसान करवा दिया आप लोग। 300 रुपये का नुकसान हुआ? इतना जगह जाते हम तो कुछ पैसा होता, और आप ही लोग के चक्कर में लाखों रुपया मेरा इस आज़ाद नगर में डूब गया। मैं कैसे डूब गया आज़ाद नगर में? बोले फिर कई जगह जाते देता, कोई उधार रखता, कोई बोलता कल आइएगा, जो कल बुला रहा था उधार है। इस उधार के चक्कर में मेरा लाखों रुपया खत्म हो गया। तो बहुत हम लोग मजाक बनाया उस भिखारी को। लास्ट में गाफिल भाई हम लोग मिला के 3 आदमी पैसा दिया उसको, तो वो खुश होकर गया। ये सब टाइप का भी हम लोग मजाक करते रहते थे। जी, एक फकीर किस तरीके से एक बिजनेस माइंडेड है होते हैं वह। और क्या कुछ यादें हैं आप लोगों के बीच? बहुत सारी यादें। गाँव में जाते थे हम लोग, कभी मुशायरे सुन गए तो गाफिल साहब को मजाक में बोलते थे, क्योंकि दाढ़ी रखते नहीं थे वो, लेकिन जलसा में जाते थे। उनका एक बैग होता था, एनी टाइम रेडी रहता था वो बैग कोई लोग भी देखा होगा। उस बैग में उनका शेरवानी, टोपी, डिफरेंट टाइप का टोपी रहता था। तो हम परवेज साहब मजाक करते थे कि उसमें दाढ़ी है, ये जो है ना शेरवानी है, टोपी देखे उसमें दाढ़ी भी एक ठोका कहीं पर रखा हुआ। जलसा में जाके गाफिल साहब लगा लेते हैं दाढ़ी अलग से, समझे। ये सब मजाक चलता था हम लोग का, जबकि ऐसी बात नहीं थी। लेकिन बोलते बहुत अच्छे थे, मन संचालन बहुत अच्छा करते थे। यहाँ के सरकारी कार्यक्रम करते ही थे, जलसे का भी सदारत वही करते थे, निजामत वही करते थे जी। तो वो कभी जलसा में भी महसूस हो रहा है और अन्य प्रोग्राम में भी महसूस हो रहा है। तो अभी 3 दोस्तों की यारी और 2 अभी हैं और एक दोस्त अब हमारे बीच नहीं है, यानी शान सीमांचल अब हमारे बीच नहीं है। गाफिल साहब की याद हर किसी के दिल में है, वो यादें तरोताजा हो रही हैं। जिनसे मैं सवाल पूछती हूँ फिर वो पिछले 10 साल 20 साल पहले उनके जो स्ट्रगल पीरियड रहा उन तमाम चीजों को याद करते हैं। कमल की पत्रकार है, बड़े पत्रकार है, 20 साल से पत्रकारिता में है और उन्होंने जो दर्द बयां किया, आज कैसे चीजें खलती हुई नजर आ रही है गाफिल साहब के नहीं होने की वजह से। और गाफिल साहब को लेकर यानी मसीहा कह सकते हैं, सीमांचल का मसीहा, शान सीमांचल, और रेणु की धरती के बाद अगर नाम लिया जाए किसी का तो वो गाफिल साहब का नाम ही सामने आएगा, जिसको लेकर कमर साहब ने कहा, एक दोस्त के नाते भी इन्होंने कहा, क्योंकि उनके साथ ये पले बढ़े, उनके साथ हमेशा से रहे, चाय पी, उनके साथ खाना खाया, तमाम चीजें उन्होंने शेयर की है। और उनका सपना ये था इन दोस्तों का, डेजी साहब भी जो जवाब दिए वही जवाब सर आपने भी दिया है कि हम लोगों ने बहुत प्लान कर रखा था, अचानक मेरे दोस्त इस तरह से गुजर जाएंगे वो हमें यकीन नहीं था, अल्लाह को मंजूर नहीं था शायद हमारे बीच रहना उनका। कहते हैं नेक इंसान जल्दी इस दुनिया से चले जाते हैं, ऐसा ही कुछ हुआ है। तो एक दोस्त अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें जो तरोताजा हो रही है उसे वो बयान नहीं कर पा रहे ठीक से। लेकिन जो चीजें आपने बताई हैं, उनका जो स्ट्रगलिंग पीरियड आपने बताया है, तो मुझे लगता है कि सीमांचल की जनता को, सीमांचल के अवाम को, सीमांचल के लोगों को, जिसके लिए गाफिल साहब ने सोचा
है उनके लिए भी सोचने की जरूरत है। और कमर साहब ने ये भी सवाल उठाया कि प्रशासनिक तौर पर कहीं ना कहीं इनके नाम से एक अवार्ड होना चाहिए, रोड की भी बात होनी चाहिए। एक लाइब्रेरी का बहुत शौक था उनको। उनके बड़े बेटे चांद ने मुझे ये सर जानकारी दी थी कि मेरे पापा जब घर अच्छा नहीं था हमारा, तो उस वक्त वो खपड़ेल का घर में भी एक लाइब्रेरी बनाया करते थे। उसके बाद अब जो एक घर है वो घर को मैंने कवर किया है, लाइब्रेरी अभी भी बनी हुई है, लेकिन उनका सपना था कि अच्छी लाइब्रेरी हो और एक स्कूल जो है वो अधूरा सा रह गया। तो उन तमाम सपनों को लगता है कि अब सभी जरूर पूरा करेंगे। जैसा मंच संचालक की बात की जाए, प्रशासनिक तौर पर उनको आता था, लेटर भेजे जाते थे, तब उनको बुलाया जाता था। उसके बाद स्टेज परफॉर्म करते थे, स्टेज अनाउंस करते थे। एक तरह वो आरजे भी थे, ऑल इंडिया रेडियो में गाफिल साहब आरजे भी रहे हैं, रेडियो जॉकी किए हुए हैं, एक अच्छा अधिवक्ता रहे हैं, एक अच्छा शायर रहे हैं। कितनी खूबियां मैं गिनाऊं, तमाम खूबियां उनके अंदर थी, लेकिन ये कि शान सीमांचल अब हमारे बीच नहीं है। उनकी यादें हैं और उनके जो सपने हैं उसे पूरा करने के लिए पूरी कोशिश सीमांचल की जनता, सीमांचल की बेटियां, सीमांचल की महिलाएं, सीमांचल के बच्चे और इतिहास में उनका नाम जरूर दर्ज होगा।